हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। ये क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही देखिए, जितना भी मैं इसमें लिख देता हूँ वो सारे जो है फैक्ट हैं। इसमें आपको कुछ भी काटने और छांटने की जो मतलब की जरूरत नहीं है। और उन सभी को जो है ये सारे फैक्ट्स को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लिया करें, है ना। और बाकी तो सेल्फ स्टडी भी आप लोग को जो है बराबर करते रहना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी एग्जाम में। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग सुनते रहें, लिखते रहें, बाकी सेल्फ स्टडी करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी इसको जो है शेयर कर दिया करें, ताकि जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं उनको भी मालूम चल जाए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक तो मैंने बता ही दिया है, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका से तात्पर्य यहाँ पर संसद की ओर ही है ना। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, ये तो मैंने आप लोग को बहुत बार बता दिया है। तो उसको व्यवस्थापिका नाम दिया जाता है या केंद्रीय विधानमंडल भी कहा जाता है। अब कार्यपालिका से मतलब है यहाँ पर मंत्रिमंडल, है ना, जो कि लोकप्रिय सदन से संबंधित होता है। और न्यायपालिका सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इन दोनों में एक अंतर है। अगर वही चीज आप लोग को मालूम चल जाए या मतलब कि याद रहे तो बहुत आसान है ये वाला टॉपिक। वो क्या है वो मैं आप लोग को वीडियो में बीच में बताऊंगा जरूर, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं रहता कि मतलब कि बोरिंग हो जाए, तो सारा फैक्चुअल है, फटाफट मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये बात हो रही है संसदात्मक शासन व्यवस्था की। बोर्ड की ओर मेरा फोकस रहेगा, आप लोग सुनते रहेंगे। व्यवस्थापिका जो होती है और कार्यपालिका, ये परस्पर संबंधित होते हैं एवं परस्पर उत्तरदायी होते हैं। ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ही है जिसको ब्रिटेन से अपनाया गया। तो आप तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को कहां से लिया है, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कहां से, ब्रिटेन से। क्योंकि भारत का जो संविधान है बहुत सारी संवैधानिक विशेषताओं को शामिल किए हुए है दूसरे मतलब कि देशों की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये आप लोग को बस ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है वो परस्पर संबंधित होती हैं और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अब इस संबंध में गार्नर की जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते क्या है कि संसदात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है। वास्तविक कार्यपालिका की बात हो रही है, मंत्रिमंडल होता है ना, जिसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, और व्यवस्थापिका उसके लोकप्रिय सदन। तो यहाँ पर लोकप्रिय सदन की ये किस ओर संकेत करता है, लोकसभा की तरफ के प्रति, तथा अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल, है ना। जो लोकप्रिय सदन होता है, जो इसके मेंबर होते हैं, उनको कौन चुनता है, उनके चुनाव में कौन शामिल होता है, वो हम ही लोग शामिल होते हैं, यानी कि भारत के लोग या अन्य देशों में जो भी हैं। तो हम लोग क्या हैं, एक निर्वाचक मंडल है, हम लोग इनको चुनते हैं, ठीक। निर्वाचक मंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा के मेंबर वो हमारे द्वारा चुन करके वहां पर जाते हैं। के प्रति अपनी नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये चीज को आपको याद कर लेना है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कार्यों के लिए। जवाबदेही इसमें तय होती है, किसमें, संसदीय शासन व्यवस्था में। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या ये उत्तरदायित्व वाली शासन व्यवस्था है ना, क्या इसमें मतलब कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है इसमें, तो जी हाँ होती है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा आप लोग इसको पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस संसदीय शासन व्यवस्था के अन्य नाम क्या हैं। तो वो नाम है मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था या उत्तरदायी शासन व्यवस्था ना। तो मंत्रिमंडल ही इसमें मुख्य कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है ना। एक नाम मात्र की भी कार्यपालिका होती है जिसको कहते हैं राष्ट्रपति, जो होते हैं ये एक नाम मात्र के है ना। और वास्तविक कौन है, मंत्रिमंडल।
तो क्वेश्चन बन सकता है कि मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था, मतलब कि कैसे क्वेश्चन बनेगा कि संसदीय शासन व्यवस्था के अन्य नाम क्या हैं, तो उत्तरदायी शासन भी कह सकते हैं और मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कह सकते हैं। अब क्या होता है इसमें कि जो उसमें कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती बल्कि वो पावर शेयर होती है, बटी होती है, किसमें, मंत्रिमंडल या कैबिनेट पूरे मंत्रिमंडल में निहित होती है। एक की गलती सबकी गलती मानी जाएगी, ये कहा जाता है ना। उसके बाद है नाम मात्र का वास्तविक, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में यहाँ पर भेद होता है, किसमें, संसदीय शासन व्यवस्था में। अब से नाम मात्र का है तो वो कौन है, राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालिका में कौन आता है, प्रधानमंत्री, और उसका मंत्रिमंडल पूरा आता है। सिस्टम ये होता है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक रूप से कार्य तो यही करता है मंत्रिमंडल, और नाम मात्र केवल नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का। अब है व्यवस्थापिका भी होती है इसमें, व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका होती है वो आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है इनमें, क्योंकि जो कार्यपालिका जो बनती है वो व्यवस्थापिका से ही जन्म लेकर के बनती है, तो इसमें व्यवस्थापिका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यवस्थापिका अगर नहीं, मतलब कि नहीं होगी तो कार्यपालिका का जन्म कहाँ से होगा, कार्यपालिका कहाँ से बनेगी, तो इसीलिए ये एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। कौन, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से बहुत जुड़े रहते, मतलब कि जुड़े रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक फैक्ट बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो कार्यकाल जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। वो कैसे, सभी जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, सभी जानते हैं 5 वर्ष होता है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि 5 वर्ष चले। हो सकता है कि 5 वर्ष से पहले भी सरकार को भंग किया जा सकता है, या प्रधानमंत्री है ना राष्ट्रपति से निवेदन कर दे, तो क्या होता है, जो लोकसभा होती है वो भंग हो जाती है। तो यहाँ पर कार्यकाल हमको बताया गया है, आपको बताया गया कि 5 वर्ष होता है, मानते हैं लोकसभा की एक अवधि मानी गई है, लेकिन वो मतलब कंफर्म नहीं है कि वो 5 साल और 5 साल गवर्नमेंट चलती है ऐसा नहीं, लेकिन 5 साल से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, अनिश्चित है, ये फैक्ट है। ठीक है, और प्रधानमंत्री ही नेतृत्व करता है किसका, मंत्रिमंडल का, लोकप्रिय, मतलब कि लोकप्रिय सदन का। तो संसदीय शासन व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, ध्यान रखना है आपको, प्रधानमंत्री होता है। अब आते हैं अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन से ये ना मतलब समझिएगा कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना, ये प्रेसिडेंट जहां पर होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है अंतर, कार्यपालिका जो प्रधान होता है वो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन में जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, जो कि व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होता है, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि परस्पर संबंधित एवं परस्पर उत्तरदायी होते हैं, बस आपको यहाँ पर यही चेंज कर देना है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कि ये परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, परस्पर उत्तरदायी नहीं होते हैं। यही था सबसे बड़ा प्रैक्टिस में, इन दोनों में यही अंतर है कि ये एक दूसरे के प्रति इसमें जो है उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद है शासन का प्रधान जो होता है वो व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी होता है। लेकिन अगर संसदीय शासन व्यवस्था में देखा जाए तो शासन का प्रधान व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में नहीं होता है। ये फैक्ट आप लोग नोट करते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अब फैक्ट ये जानने वाला है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस शासन व्यवस्था का एक मॉडल है या आदर्श है। तो आप लोग को याद कर लेना है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल किसको माना गया है, जिसके मतलब कि एक मॉडल है जिसको देख करके दुनिया के अन्य देशों ने भी इसको अपनाया, तो वो अमेरिका है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। इसमें क्या होता है, कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन आप संसदीय शासन व्यवस्था में देखिए इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। एक निश्चित समय के लिए होता है, केवल महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को अध्यक्षात्मक शासन में हटाया जा सकता है, अन्यथा और किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। ठीक, तो 5 साल यहां भी तय है, लेकिन 5 साल यहां भी तय है, लेकिन यहां पर 5 साल तय नहीं है। यहां पर 5 साल बिल्कुल फिक्स है कि अगर राष्ट्रपति बन गए हो तो 5 साल तुमको करना ही करना है। अगर महाभियोग
जो है लगता है तो हट सकते हो, लेकिन 5 साल आपके कन्फर्म है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों में। तो अंतरों को जानिए, समझिए और उसको लिख लीजिए। उसके बाद है ये व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये फैक्ट मिला कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत वर्तमान समय में लोकतंत्र की पहचान है। शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पर उत्तरदायी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो होते ही हैं। हम प्रेसिडेंट बने हैं या प्रधानमंत्री बने हैं तो देश के प्रति तो जिम्मेदार हैं ही। तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हुआ, क्योंकि पहले जब राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की हुआ करता था, तो उस समय जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं होता था, क्योंकि सारी शक्ति जो है राजा के ही हाथों में होती थी। ओके, तो किसने दिया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत? मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। नोट डाउन करते रहें। इस व्यवस्था में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति है तो वही है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र है ना, नाम मात्र से कोई मतलब नहीं है इसमें। केवल क्या होता है कि इसमें वास्तविक कार्यपालिका क्या है, कौन है? राष्ट्रपति है, वही स्वयं से जिम्मेदार होता है। अब देखिए, अब इन दोनों में क्या अंतर है जो बताया था कि एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सही मायने में कहाँ लागू है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में या संसदात्मक शासन व्यवस्था में? थोड़ा सोच के देखिए, वीडियो को चाहे रोक दे और सोच के बताएं कहाँ पर लागू होता है ना, सही मायने में। सही से देखो, शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा, कोई हस्तक्षेप ना करे किसी में। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग, शासन का प्रधान व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी। सही मायने में तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन अब देखो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं। तो सही मायने में आप कह सकते हो कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, पावर शेयरिंग का जो है वो जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो सही मायने में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में लागू है ना, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें एक दूसरे के प्रति। शासक बन गए तो 5 साल शासन करना ही करना है ना। तो इस प्रकार से आपने ये देखा संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इस पॉइंट को, इन सारे फैक्ट्स को, इसमें कुछ भी आप छोड़े ना और लिख लें इसको, है ना। और जो डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है मैंने गार्नर की, इनको भी आप लिख लो और समझ करके सब कुछ इसमें लिखते रहें। और बाकी तो इसमें बताने के लिए कुछ रह नहीं गया, है ना। तो इस प्रकार से ये था अपना आज का वीडियो, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल रूल, जो शासन होता है इनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और फैक्ट्स को नोट डाउन भी कर लेंगे सारे, और सेल्फ स्टडी पर फोकस करते रहें। एग्जाम बहुत दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपको, ओके।